अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात का मेला सजेगा, मगर इंतखाबात से 5 हफ्ते पहले इंतखाबी उम्मीदवारों के नुमाइंदों की गिरफ्तारियों के आज जो मनाज़े देखे गए और कागजात नामजदगियां मुस्तरद करने के जो फैसले सामने आए, उसने इंतखाबात की शफाफियत, इलेक्शन कमीशन की साख और निगरान हुकूमतों की गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब यह तासुर मजीद मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखा जाएगा। और इस सब में अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी इलेक्शन की दौड़ से माइनस हो गए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने लाहौर के हल्के NA 122 और NA 89 मियांवाली से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद कर दिए हैं, जिसकी वजह तोशाखाना केस के फैसले और तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के हल्के से ना होने को करार दिया गया है। और अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उसी सूरत में इलेक्शन लड़ सकेंगे कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उन्हें कोई गैर मामूली रिलीफ मिलेगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बड़े और नामवर सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 150, 151, 214 और PP 218 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 19 सवाबी से असद कैसर के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। PP 172 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद, NA 122 लाहौर से लतीफ़ खोसा के बेटे खुरम खोसा, NA 71 से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार और उमर डार की अहलिया अरूबा डार के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जबकि NA 15 मानसेरा से आजम सवाती, NA 44, NA 45 से अली अमीन गंडापुर, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA 22 और PK 59 मर्दान से आतिफ खान, NA 2 और NA 4 सवात से मुराद सईद, NA 82 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजौता और NA 263 क्वेटा से कासिम सूरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जबकि NA 223 बदीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और PS 72 से उनके शौहर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जबकि अभी तक कागजात की स्क्रूटनी के जो नताइज सामने आए हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ही ऐसे नामवर रहनुमा हैं जिनके कागजात मंजूर किए गए हैं, जिसमें NA 18 हरीपुर से उमर अयूब हैं, NA 149 मुल्तान से मलिक आमिर डोगर और लाहौर से लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद और अजहर सिद्दीक के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। जहां एक तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अक्सर नामवर रहनुमाओं को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया है, वहीं वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा चुके हैं, उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, उस्मान बुजदार, अबरारुल हक समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। इसके अलावा आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के तकरीबन तमाम रहनुमाओं के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इंतखाबी मराहिल का दूसरा मरहला आज मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अबूजर सलमान नियाजी ने अपने ट्वीट में कहा कि पार्टी ने पहले ही आरओज के इन जाली फैसलों के खिलाफ अपीलें तैयार कर रखी हैं, जो अगले हफ्ते हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में दायर कर दी जाएंगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आरओज के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। कागजात नामजदगियों के मंजूरी या मुस्तरद होने के अलावा कागजात की स्क्रूटनी के आखिरी रोज आज जिस किस्म के मनाजिर देखे गए, इसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती है, क्योंकि आज पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावे किए गए कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से दिन दिहाड़े उनके उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनंदा को गिरफ्तार किया गया। खासतौर पर गुजरावाला, मुल्तान, बुरेवाला और भक्कर में आज जो मनाजिर देखे गए वो आपके सामने रखते हैं। यार कौन हो यार? आप कौन हैं? आप क्या? कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है शेख इम्तियाज साहब के प्रपोजल को लेके जा रहे हैं। प्राइवेट बंदे ना तुसी उड़ कर रहे हो।
लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं सारी चीजें, सारी कागज लेके जा रहे हैं। रुकी इसको, नासिक साहब को, साहब अमजद पटेल साहब को, सारों को इसमें बिठाया, इस गाड़ी में बिठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों के इन मनाजिर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुल्क में रियासती मशीनरी पूरे शिद्दत से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहरिक है। ये इख्तियार से तजावुज की बदतरीन किस्म और इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी है। हम इस पर अपनी नफरत और तशवीश का इजहार करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, मगर हमारे टाइगर्स 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और इसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। अहम बात यह है कि जिन आरोज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए हैं, वो वही असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनकी तैनाती के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की बतौर आरोज तैनाती के फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सबराई में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन एतराज़ात को मुस्तरद किया था और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की तैनाती को दुरुस्त करार दिया था। अब देखना होगा कि आरोज के इन फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगले हफ्ते क्या फैसले करते हैं। हमने इन मामलों पर बात करने के लिए निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर को प्रोग्राम में आने की दावत दी थी, मगर उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया। हमने नून लीग के रहनुमाओं को भी इन मामलों पर प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, तो किसी ने मसरूफियत की वजह बताकर प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी का आखिरी दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 90% जो हमारे अहम रहनुमा है उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिनके कागजात नामजदगी आज मंजूर हो गए। कैसा देखते हैं आप इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 90% जो अहम रहनुमा है उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं? क्या कोई नंबर्स आप लोगों ने अब तक कैलकुलेट किए कि कितने लोग हैं? देखें, ये तो हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था कि ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। अरे भाई, यही कुछ करना था तो फिर ज़िल्ल सुबहानी को, बादशाह सलामत को, अमीरुल मोमिनीन को, जब आपका एम्बेसडर वहाँ सी ऑफ कर रहा है और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है और फिर माशाअल्लाह अदालतें इंतज़ार कर रही हैं और एक एक करके आप बरी कर रहे हैं, तो फिर ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? अब आपने एक भी मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट की मुस्तरद नहीं हुए कागजात नामजदगी। क्या ये इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है? और हमारे 90% के करीब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अहम ओहदेदार या हमारे साबका वज़रा या साबका ओहदेदार थे पार्टी के, उनके सारों के मुस्तरद किए हैं। न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके तमाम खानवादे के, न सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही और उनके जो लवाहिकीन थे, बल्कि इमरान खान और उनके भी जो कागजात नामजदगी जहाँ से उनको दाखिल किए गए। लेकिन खोसा साहब, ये हुआ क्या है? क्या आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है? क्योंकि जैसे आपके पेपर्स एक्सेप्ट हो गए, आपके साहबजादे के रिजेक्ट हो गए, तो क्या कोई जो बाकी लोग हैं उन्होंने कोई खामी छोड़ दी थी, कोई नामुकम्मल थे उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स है? क्या वजह क्या बनी है? देखें, अब मेरा तो थोड़ा सा जो है उसके साथ एक तो बात देखिए, मैं 10 साल मैंने तो इबादत समझ के वकालत भी की है और सियासत भी की है, और मेरा भी इन्होंने पूरी कोशिश की और कच्चा चिट्ठा 50 साल पर मुहित जो है इन्होंने निकालने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकाल सके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकियों के ख़िलाफ़ जितना भी झूठे मुकदमात 9 मई के थे, अब 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, ज़ाहिर है मैं तो तहरीक इंसाफ में नहीं था,
तो जो भी थे तहरीक इंसाफ के 9, 10, 11, 12 वाले, उन सारों को उठा के तो इन्होंने नाअहल कर दिया है। और उनके वारंट्स जो आखिरी दिनों में आपने देखा 60 लोगों के और मज़ीद वारंट्स दिए गए थे, जिसमें सारे तकरीबन पाकिस्तान में उम्मीदवार थे। अच्छा, फिर यही नहीं है, आप देखें एक और मेथड ऑफ मैडनेस देखें। मैंगल साहब के भी उधर रिजेक्ट कर दिए, मिर्ज़ा सारी फैमिली के सिंध में रिजेक्ट कर दिए गए, फहमीदा मिर्ज़ा के, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के, उनके बेटे के, उनके सारों के। यानी ये एक ऐसा मैनिपुलेटेड किस्म की जो है ये सेलेक्टिव प्रोसेस। लेकिन खोसा साहब, अब आपका पीटीआई ने इस बात का ऐलान किया है कि वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अपील करेंगे इन फैसलों के खिलाफ। तो आपको उम्मीद है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट की ट्रिब्यूनल्स, वो आपके हक में फैसला देंगे? क्योंकि अगर ये फैसले आ भी जाते हैं तो आप सुन रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, वो तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग सिस्टम के लाडले हैं, अदलिया की तरफ से गैर मामूली रिलीफ मिल जाएगा। तो रिलीफ मिलेगा तो तनकीद होगी कि आप लाडले हैं, रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपके कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो ये तो आपको पता ही है उनका वतीरा है। अगर उनके खिलाफ फैसला होता है तो वो चढ़ दौड़ते हैं अदालत पे भी, उन जजेस पे भी, और उस सारे निज़ाम पे भी चढ़ दौड़ते हैं। और आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप ज़रा देखें किस तरह से मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब और इनके खानबादे को एक एक करके किस तरह से बरी करके पवित्र कर दिया है, इनको पाक कर दिया है। और फिर इनके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो सकते थे जब इन पर ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया है और वो नजर सानी की दरख्वास्त भी खारिज हो गई। और फिर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो अपील की शिक रखी थी कि उसकी जो दफ़ा 184(3) के तहत बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसकी अपील जो है रिट्रोस्पेक्टिव होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की रेशो से मुस्तरद कर दी। लेकिन गालिबन नवाज शरीफ साहब के पेपर्स को तो चैलेंज ही नहीं किया गया, बंद हो गया था। नवाज शरीफ साहब के पेपर्स को तो चैलेंज ही नहीं किया गया। इमरान खान साहब के हवाले से एतराज लोग लेकर आए। हम तो कहते हैं आए ना, आए, घोड़ा भी है, मैदान भी है, आप जरा लड़े तो सही। आप इनकी जमानतें जब्त होंगी। मैं अब आपको दावे से कहता हूँ ये बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गार्ड के, बगैर ये जो है लाओ लश्कर के ये इलाके में जाके दिखा दे। लेकिन खोसा साहब, स्वागत होगा ना। अब जमानत कैसे जब्त होगी? आपके पास अगर वोटर है भी तो कैंडिडेट नहीं है। जब कैंडिडेट नहीं होगा तो वोटर वोट किसको डालेगा फिर? आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा है? अगर ये फर्ज करें जो 1000 इन्होंने रिजेक्ट किया है, अगर ये अपील में पजीराई ना भी हो तो भी हमारे पास कवरिंग कैंडिडेट और मुतबादिल हर हल्के में मौजूद है। और आप यकीन करें कि ये वो कैफियत है 1970 वाली जो खंबे को भी दी थी तो नौकर ने मालिक को हरा दिया था। अब भी यही कैफियत है कि जिस पर खान हाथ रखेगा, पीटीआई जिस पर हाथ रखेगी वो स्वीप करेगा इलेक्शन। 2/3 से ज्यादा इलेक्टोरेट जो है 90% आपको जो है वोट मिलेगा। लेकिन कोसा साहब, आपको पता है ये बात कि शहरी इलाकों में तो चले वोटर खुद आ जाता है, दही इलाकों में वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदा एक इलेक्शन मैनेजमेंट चाहिए होती है। यहाँ पे तो आप लोग ये शिकवा कर रहे थे कि जो डीसीज हैं, एसीज हैं, उनको आपने डीआरओ आरओ लगा दिया गया है। आज उन्हीं लोगों ने आपके बहुत सारे पेपर्स को मुस्तरद किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। अब इसी सिस्टम के तहत आपने इलेक्शन लड़ना है जिसमें ना आपका एतमाद डीसीज पर है, ना एसीज पर है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है। तो कैसे फिर मुकाबला करेंगे? आप आगे देखें तो सही है। अभी ज़रा 1 हफ्ता 2 हफ्ते आगे गुजरने तो दें। मैं देहात से बिलोंग करता हूँ। यकीन कीजिएगा कि ये 2 से 3 करोड़ जो नया वोट बना है यूथ का 18 साल से जो बाबा आए हैं, वो वालेहाना तौर पर जो है मोहब्बत करता है। और उनका गम और गुस्सा और नफ़रत जो इन लुटेरों और डाकुओं से है जिन्होंने धरती माँ को निचोड़ के रख दिया है, जो सिर्फ यहाँ लूटने आते हैं और उसके बाद लंदन चले जाते हैं। इनके बच्चे वहाँ हैं, कारोबार वहाँ है। ये जो है वन हाइड पार्क हो या जो है पार्क लेन के फ्लैट्स हों, वहाँ रहते हैं और मानता कोई भी नहीं है। ये फिर लूटने आए हैं अब 4थी मरतबा, कोई इनको लूटने नहीं देगा। आप देखेंगे कि देहाती, मैं हैरान हुआ कि अपने मेरे इलाके में मसलन डेरा गाजी खान ट्राइबल एरिया हमारा है, ट्राइबल एरिया में जितना
पीटीआई का जो है वो नौजवानों ने बिठा दिया है अपने बुजुर्गों को, उन्होंने कहा आप अंदर बैठें घर में, हमें अपना मुकद्दर संवारना है। और वो लेकिन खोसा साहब, मैं इसमें आपकी खास तौर पे राय चाहूंगा, क्योंकि आप तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई फर्क पड़ता है। इस तरह के जो हथकंडों से उल्टा नफरत जो है बढ़ रही है। और पीटीआई का मैं खास तौर पे आपकी राय इस पे चाहूंगा, क्योंकि 9 मई के वक्त आप पार्टी में नहीं थे, आप अभी रिसेंटली पार्टी में आए, तो पार्टी की मकबूलियत बेशक हो लेकिन कबूलियत नहीं है। तो ये जो कबूलियत नहीं है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1.5 साल की एक ऐसी सियासत है जिसने मामलात को इस नहज पे पहुंचाया है। क्या उस सियासत पे रिफ्लेक्ट किया है? क्या उन लोगों को आपने पार्टी से साइडलाइन किया है ताकि जो डिफरेंसेस हैं आपके कबूलियत के हवाले से उनको कम किया जा सके? इस एंड पे तो जिम्मेदारी बनती है ना जो सीनियर लीडरशिप है कि कम से कम वो दिखाएं तो सही कि हम पाकिस्तान के साथ भी हैं और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे फैसले नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। माशाअल्लाह आप इस वक्त बिल्कुल ज़िल्ल सुबानी वाली ज़बान बोल रहे हैं। जैसे आज माशाअल्लाह शहबाज शरीफ ने कहा कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ये फ़लाँ चीज़ है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान की खिदमत करने वाले और पाकिस्तान की मुखालिफ। अरे भाई ये इलेक्शन 8 फरवरी का होगा कि धरती माँ को लूटने वाले और धरती माँ को जो है एक इज़्ज़त और वक़ार और उस मुकाम पर पहुँचाने वाले जहाँ इनका जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे लोग ये बात तो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि कुछ सियासी फैसले गलत किए, असेंबलीज को उस वक्त तोड़ना या असेंबलियों से बाहर आना या फिर एस्टैब्लिशमेंट से बहुत हेड ऑन जो है लड़ाई करना। इस पे खुद पीटीआई के लोग कहते रहे कि शायद इस पॉलिसी से हमें कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर डिफरेंसेस कम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है डिफरेंसेस कम करेंगे मुल्क की मफाद में ही होगा, तो उस पर भी कोई रिफ्लेक्शन किया है कि नहीं किया है? देखें ये रिफ्लेक्शन होगा इलेक्शन के। अब लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं दे रहे, ये किसी किस्म का जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ही होता है ना। आप ज़रा इज्जत तो दीजिएगा ना जमहूर को। जमहूर को आप हक देने को तैयार नहीं है, आप हमें सिंबल देने को तैयार नहीं है, और सिंबल पर अगर मिला है तो आप चढ़ दौड़े हैं अदालतों के ऊपर। ये सिंबल कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है खानदगी की जो है शरह इतनी कम है और इसलिए उनका चॉइस है। तो ये इलेक्टोरेट को आप वोट के हक देने के से महरूम करने के मुतरादिफ होता है अगर आप सिंबल किसी का लेते हैं। और डरो, आज चलो इसको किया है, कल तुम्हारे शेर को पड़ जाएंगे, परसों तीर को जो है गायब कर देंगे। ये पहले भी हमने मुशर्रफ का खेल तमाशा देखा था जब उसने -1 का फार्मूला किया था, बेनज़ीर माइनस और नवाज शरीफ माइनस। उस वक्त भी 4 पीस बना के मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बना के जो है राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बना था। और इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी को सदर बनाया था। दो बातें बताइएगा, चेयरमैन। एक तो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा था कि इलेक्शन के हवाले से आपके कोई इश्यूज हो तो आप हमारे पास लेके आइएगा, इस हवाले से क्या उम्मीद है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आपके हक में ऑर्डर दे भी देती है तो भी ये माइक्रो मैनेज करना हल्के की सतह पे जाके कि वहाँ पे ARO क्या कर रहा है, वहाँ पे RO क्या कर रहा है, क्या ये मैनेज हो पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इंप्लीमेंट करवा पाएगा? अभी हमने देखा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ने का फैसला किया, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आपके हक में भी आता है, ऑन ग्राउंड उसका कितना इंपैक्ट नजर आएगा? देखें ऑन ग्राउंड अगर ये पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं, मजीद ये जो चाहते हैं कि बेयकीनी रहे, ये मुझे तो यकीन है कि ये कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही ऐसा काम कर सकता है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तो ये काम नहीं कर सकता है। वो तो चाहेगा कि सियासी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए और मुल्क आगे चले, इसका निज़ाम चले। आपका क्या ख्याल है कि जो धांधलियाँ की गई हैं, जिस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को माने किया गया है कागजात नामजदगी दाखिल करवाने में, जिस तरह से उनके प्रपोजल सेकेंडर को अगवा किया गया है, उठाया गया है, जिस तरह से वुकला को पाबा सलासिल किया गया है, ये तशद्दुद आपका क्या ख्याल है कि दुनिया नहीं देख रही है? शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के बावजूद जिस तरह से धक्के देकर दुनिया सारी के जो है टेलीविजन ने दिखाया कि हम एक सीनियर अपने सियासतदान जो इतनी दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहा है, एक गद्दी, एक सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी गद्दी का वो जो है सजादा नशीन है, हमने जो उसके साथ सलूक किया है इन्होंने पुलिस वालों ने, आपका क्या ख्याल है कि ये आवाम के गम गुस्सा में इजाफा नहीं कर रहे? आप क्या समझ रहे हैं, इससे नॉर्मलाइज हो रही है सिचुएशन? आप क्या समझ रहे हैं? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है ना,
कि कुछ फैसले जो है अदालतों के वो हक में आए हैं। इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफर केस में डेट मिल गई 8 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट से, और फिर कल आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो स्टेट टेलीविजन PTV ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर भी किया। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कोई ठंडी हवा का झोंका है तहरीक इंसाफ के लिए, ऐसा कुछ है या बस ये अचानक हो गया, गलती से हो गया? बहुत बड़ा एहसान किया PTV ने। एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात की अगर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी तो आप उसको तो कह रहे हैं कि जी बड़ा काबिल सताइश है। नहीं, मैं काबिल सताइश नहीं कह रहा खोसा साहब। हमारे यहाँ तो मामूल के हालात में भी ऑपोजिशन की जो है वो नहीं दिखाई जाती हैं तकारीर, और ये तो बड़े गैर मामूली हालात है और इससे पहले कभी नशर नहीं की, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। अभी आपने खुद भी कहा ना कि आपके बहुत सारे लोगों को तो टीवी पे दिखाना ही मना है, तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ये। चले, अच्छी बात है। आपको पता ही है एक अरसा मेरे ऊपर बंदिश लगी रही, आप नहीं दिखा सकते थे। एतजाज़ आसन के प्रोग्राम्स पर बंदिश लगी रही, इमरान खान का आज तक आप नाम नहीं ले सकते हो। तो कैसी ये जो है माशाअल्लाह कंट्रोल्ड किस्म की जो है डेमोक्रेसी और कंट्रोल्ड किस्म की आपका इंफॉर्मेशन मीडिया को चलाया जा रहा है। तो ये देखें जो PDM की 16 महीने और आज जो तसलसल से ये केयर टेकर है, ये भी उसकी तसलसल है, चेयर टेकर है, ये चेयर टेकर है और ये तसलसल है PDM का। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं अब अनकरीब चले जाएंगे और फिर जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। इसलिए कि अवाम ने जो इनकी 8 फरवरी को इन्होंने जो फैसला करना है वो कितनी धांधली करेंगे, 10% करेंगे, 20% करेंगे। हमारे ये कैंडिडेट सारे भी ये जितने 90% मोतबरीन को अगर ये निकाल दें तो भी यकीन करें हमारा कमज़ोर से कमज़ोर कैंडिडेट जो वर्कर होगा, जो आम वर्कर होगा, वो भी इनकी ज़मानतें जब्त करेगा। और 2/3 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह 8 फरवरी को। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में। हमने नून लीग के कई रहनुमाओं से रब्ता किया, कुछ ने मसरूफियत की वजह बताई कि वो नहीं आ सकते प्रोग्राम में, कुछ ने जो है जवाब नहीं दिया। हमने इस प्रोग्राम में पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब को भी शो पे आने की दावत दी थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ये कहा गया कि बहुत सारे जो उनके नुमाइंदे थे, उम्मीदवार थे, उनके जो तजवीज़ कुनंदा है उनको आज हिरासत में ले लिया गया, उनके पेपर्स की स्क्रूटिनी रोकने के लिए। ये जमात लगते रहे, हम चाहते थे उनका जवाब आए, उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इस मामले पर तजिया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटिनी का आखिरी दिन था और जो फैसले सामने आए हैं आरओ की जानिब से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामवर लीडर्स थे उनमें से अक्सरियत के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है। चंद ऐसे लोग हैं जिनके कागजात को मंजूर किया है। इसके अलावा आज बाज़ हल्कों में यह भी देखा गया कि जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके जो तजवीज़ कुनंदा थे उनको सिविल कपड़ों में और पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से उनके पेपर्स की स्क्रूटनी नहीं हो सकी। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस खदशे का इज़हार किया था कि कागजात नामजदगी मेजॉरिटी लोगों के मुस्तरद हो जाएंगे। क्या आपको हैरानी हुई है जो आज हुआ है? आपके लिए ताजुब की बात थी? नहीं, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और मैं तो कई दफ़ा ये कह भी चुका हूँ कि ये 3-4 फेजेज हैं। तो पहली फेज आपने देखी कि जब PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो कागजात जमा करवाने जा रहे थे तो उनको रिटर्निंग अफसर तक पहुंचने नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि इसके बाद भी कुछ मरहले आएंगे, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये आज सेकंड फेज था। पहले फेज में तो कोशिश की जा रही थी कि उम्मीदवार जो हैं वो रिटर्निंग अफसर तक ना पहुंचे। जब पहुंच जाएंगे तो फिर दूसरी फेज आई है, उनके कागज जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें जो PTI है उसको चाहिए था कि अपना होमवर्क करके रखती, और कहीं पे हमें लग रहा है कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, कहीं पे उनका होमवर्क नहीं है। और अब जो थर्ड फेज आएगी वो ये होगी कि ये अब जिनके रिजेक्ट हो गए हैं कागज, ये जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में होते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। और दूसरी तरफ जो PTI की मरकजी क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर करेगी इस सारे मामले पे। लेकिन ये जो इंडिविजुअल केसेस हैं ये सारे जाएंगे ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल्स में 5 या 6 दिन में फैसला होगा, और उसमें अगर ये कुछ लोग क्लियर हो गए जो कि एब्सकॉन्डर नहीं है और उन्होंने मुकदमात का सामना किया है, मुकदमात में क्लियर हो गए हैं, या उनको सजा नहीं मिली या वो जेल में हैं, तो अगर उनको ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद फिर मरहला आएगा तीसरा,
कि फिर कोशिश की जाएगी कि ये जो लोग हैं जिनके कागज मंजूर हो गए हैं और उनको ट्रिब्यूनल ने भी इजाजत दे दी है, तो फिर उनको एक तीसरा मरहला है, उसमें दोबारा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सबको पता है कि 2018 में जो हुआ था तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना कि जीत के हारना और हार के जीतना, तो वो मुहावरा भी आपको सच्चा साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जो लोग 2024 के इलेक्शन में जीत जाएंगे वो शायद जीत के भी हार जाएंगे, जो हार जाएंगे वो हार के भी जीत जाएंगे। तो मीर साहब, ये जो खदशे का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे या डीसीज जो है वो डीआरओ होंगे तो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पहले ही वो हमारे जो लोग हैं उनको एमपीओ के तहत अंदर करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। तो क्या वो खदशा जो था वो कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित नहीं हो रहा? क्योंकि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जो पीटीआई छोड़ चुके हैं जैसे जहांगीर खान तरीन हो, उस्मान बुज़दार हो, उनके कागजात जो है वो मंजूर हो जाएं, लेकिन पीटीआई के जो नुमाइंदे लोग हैं उनके मुस्तरद हो जाए। देखें, सिर्फ पीटीआई वालों के तो मुस्तरद नहीं ना हुए। देखें, अख्तर मैंगल साहब तो बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं जी, और वो बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके भी रिजेक्ट हो गए हैं। तो पहले जो है उनके रिजेक्ट नहीं हुए थे, 2018 में वो इलेक्शन लड़े, एक जगह से जीत गए, एक जगह से हार गए। तो इसमें मेन टारगेट तो लगता है कि पीटीआई है, लेकिन इसमें वो तमाम लोग भी जो है वो टारगेट पे हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं है और उनकी पॉलिसी जो है वो शायद वो नजर आती है जो कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। लेकिन ये आप याद रखें कि अख्तर मैंगल साहब के जो 4 वोट थे पिछले साल, उनकी वजह से जो शहबाज शरीफ हैं वो तहरीक में एतमाद में कामयाब हुए थे। और अख्तर मैंगल साहब जो हैं ये 1998 में आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर थे बलोचिस्तान के, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के साथ इनका इत्तेहाद था। मुस्लिम लीग नून ने इनको हटा के जान जमाली साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो ये दूसरी दफा इनके साथ धोखा किया मुस्लिम लीग नून ने, या इनको डिच कर दिया, या इनके साथ जो मामला तय किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीटीआई टारगेट नहीं है, अख्तर मैंगल भी टारगेट है। और मीर साहब, आज हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कई इस तरह की फुटेजेस मौजूद है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जब कोई अपने कागजात को स्क्रूटिनी के लिए जा रहा है तो उनके जो वहाँ पे तजवीज़ कुनंदा थे उनको पुलिस या फिर सिविल कपड़ों में लोग उठा के ले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में ये देखा गया, उनके खुद के कागजात, उनके बेटे उनकी बेटी के कागजात इस वजह से नहीं जमा हो सके। शेख इम्तियाज़ साहब जो लाहौर के सदर हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब की फैमिली कह रही है हमारे कागजात जो है वो छीन के भाग गए, वो कह रहे हैं पेपर्स की स्क्रूटनी नहीं हो सकी। ये दिन दिहाड़े इस तरह हो रहा है, विजुअल्स हैं, तो क्या इसका आउटकम क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसका आउटकम तो यही है कि लोग जो हैं उनका न सिर्फ ये कि इलेक्शन प्रोसेस से एतमाद खत्म हो जाएगा बल्कि जुडिशरी से भी उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों का एक ख्याल है जी कि 2018 और 2024 के इलेक्शन में ये फर्क है कि 2018 की जो जुडिशरी थी वो इतना रिलीफ नहीं दे रही थी, वो इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी, लेकिन 2023 और 2024 की जो जुडिशरी है, खास तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो जुडिशरी है वो बड़ी डिफरेंट है और वो बड़ी गैर जानबदार है। लेकिन आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है, तो अल्टीमेटली 8 फरवरी को अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और ये पाकिस्तान की तारीख का अगर सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन बन जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी आएगी। और मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। पहले ही पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में काफी नीचे है, और अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में भी ये जुडिशरी जो है ये एक लेम डक बना दी जाती है और ये लोगों को रिलीफ देने की बजाय ऐसा लगता है कि खामोश तमाशाई है, तो बड़ा नुकसान होगा। न सिर्फ जमहूरियत का नुकसान होगा बल्कि जो कानून की बालादस्ती है वो भी पाकिस्तान में कमजोर होगी। और जिस रियासत में कानून की बालादस्ती ना हो, आप जो मर्जी कर लें, वो रियासत जो है वो उसका आगे जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और मीर साहब, तहरीक इंसाफ ने इस बात का तो ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं कल वो इसको अपील में लेके जाएंगे, जैसे आपने भी कहा कि उसके लिए 10 तारीख तक का वक्त है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो रिलीफ दे देंगे इन तमाम कैंडिडेट्स को? और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे लोगों का ये भी तज्जिया है कि मुक्तदरा और अदलिया ये आमने सामने हो जाएंगे, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं वो ऑलरेडी आमने सामने है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये बतौर इदारा तो अदलिया जो है वो मुक्तदरा के आमने सामने नहीं है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं। बहसियत मजमूई तो ऐसा लगता है कि बहसियत मजमूई मैं बात कर रहा हूँ
कि अदलिया का किरदार वही है जो 2018 में था। हाँ, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो लग रहा है कि कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक चलें, लेकिन मजमूई तौर पे तो यही लग रहा है कि जो जुडिशरी है वो मुक्तदरा के साथ है। ये भी तज़िये किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाता है तो इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, और अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आने वाले वक्त में आप सियासी इस्तेकाम कैसे देखेंगे, माशी इस्तेकाम कैसे आएगा। लेकिन फिर ये भी कुछ तज्जिए किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिस पे 9 मई करवाने का इल्ज़ाम है, जिस पे इससे पहले मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम है, उसको अगर आप फेयर चांस दें और वो अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए ज़्यादा बुरा हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों तज्जियों को? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई खदशा नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। ये आप पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें तो आपको पता ही होता है कि जो हुकूमत निकाल दी जाती है और एस्टेब्लिशमेंट निकालती है उसको दोबारा नहीं आने दिया जाता। और आप देखें 2018 में यही हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया और उनको जेल में भी रखा गया। लेकिन अब तो जो 2018 का जो इलेक्शन है उसमें जो कुछ हुआ था, जो भी मैनेजमेंट की गई थी, तो अब तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यकीनन अब तो नवाज शरीफ साहब भी मानते हैं ना कि जो 2018 में हुआ तो उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ये तो वो खुद कह रहे हैं, वो मानते हैं, और बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं कि 2018 में जो धांधली हुई और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को बाकायदा मुसल्लत किया गया इक़्तिदार पे, तो उसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। लेकिन अब तो उससे भी इंतहाई भोंडे तरीके से मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जनरल बाजवा और जनरल फैज के रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की जो राय है, अगर उसको सामने रख के अगर आप मौजूदा हालात का तजिया करें तो जो 2018 में नुकसान हुआ तो 2024 में अगर ऐसा ही सब कुछ होने वाला है तो पाकिस्तान को इसका 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और जो भी हुकूमत आएगी, जो भी वजीर आज़म होगा, वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। तो क्या आप इस दलील से मुत्तफिक नहीं है कि 2017 में जो सारा इंजीनियरिंग का प्रोसेस हुआ उसको रिवर्स करने की जरूरत है, यानी कि जिसको कमजोर किया गया उसको दोबारा ताकतवर करें, जिसको आपने कमजोर से ताकतवर किया, पॉपुलर बनाया, उसको दोबारा अनपॉपुलर करें? देखें, मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि आप जो असगर खान केस और फैजाबाद धरना केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रिस्पेक्ट करें और उस पर अमल दरामद करते हुए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका जो सियासत में किरदार है उसको खत्म करें। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सकी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती तो है, फैसलों में लिख तो देती है कि जनाब फलां एजेंसी जो है उसको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमल दरामद करवाने की ताकत उसमें नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो जज साहिबान होते हैं, ख्वाह वो पिछली जुडिशरी हो या उससे पिछली जुडिशरी हो या मौजूदा जुडिशरी हो, उनको वो ये कहते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि जज जो होता है उसको अपनी नौकरी बचानी होती है। तो या तो नौकरी बचा लें या पाकिस्तान का आइन बचा लें, दोनों चीजें जो हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी जो है वो आइन को होनी चाहिए, नौकरी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो नौकरी बचा रहे हैं वो नौकरी बचा रहे हैं, वो आइन नहीं बचा रहे। जो आइन बचाना चाहते हैं उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो आइन बचाने के चक्कर में अपनी नौकरी को कुर्बान कर दें। तो यही कुछ 1971 में हुआ था और यही आज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।